हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम इंडिया कैसे आज़ाद हुआ, किस किस तरह के मूवमेंट्स हुए, इसको जो है कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि हमारा 1914 में हुआ था, उसने ना एक अलग ही तरह की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी पूरी दुनिया में लाके खड़ी कर दी थी। इंडिया को भी जो है इस वॉर के दौरान काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो थी झेलनी पड़ी। अब आप बोलोगे इंडिया को क्यों प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, उसने तो फर्स्ट वॉर में पार्ट लिया ही नहीं था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि इंडिया ने पार्ट नहीं लिया था, बट ब्रिटेन ने पार्ट लिया था। एंड ब्रिटेन ने पार्ट लिया था, हमें पता है कि 1914 तक हम आज़ाद नहीं हुए थे, हम ब्रिटिशर्स के अंडर काम करते थे। एंड ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स को जो वॉर के दौरान घाटा होने वाला है, जो उन्हें लॉस होने वाला है, उसका जो जितना भी वो खर्चा है अब वो हमसे निकलवाएंगे। एंड यही हम आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अब हमने देखा कि अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो गई थी। जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में जो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर था उसको इंक्रीज़ कर दिया था। ऐसा वो क्यों कर रहे थे जिससे कि जो उनको वहाँ पे लॉस हो रहा है वॉर के दौरान, वो हमसे जो है अपना सारा वो जो उन्हें लॉस हुआ है हमसे निकलवा सके। उन्होंने जो है इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया कि जितना कमा रहे हो उस पर इतने % का टैक्स है जो तुम्हें देना ही देना है। कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि इम्पोर्ट पे जो टैक्सेस थे उनको इंक्रीज़ कर दिया। जो लोग थे उनको जो है ज़बरदस्ती वो आर्मी में भेजते थे कि वो आर्मी में जाएं एंड उनके लिए मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ाई करें बाकी की जो अपोनेंट ग्रुप है। अब हमने देखा कि लोगों को भेज दिया उन्होंने आर्मी में। आर्मी में अगर लोग गए हैं तो उन्हीं लोगों में कहीं ना कहीं हमारे किसान भी आते हैं। एंड अगर किसान हमारे आर्मी में चले गए तो खेती कौन कर रहा है? जो थोड़े बहुत किसान थे उन्होंने खेती की, बट इतना ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं हो पाए। एंड कम फूड ग्रेन्स होने की वजह से जो प्राइसेस थे हमारे फूड ग्रेन्स के वो डबल हो गए 1913 1918 के बीच में। अब बात करते हैं कि वॉर के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस की। 2 साल की बात करते हैं, 1918 से 1919 एंड 1920 से 1921। इन 2 सालों में जो हमारे इंडिया में क्रॉप्स थी वो फेल हो गई, यानी कि नष्ट हो गए थे हमारी फसलें। अब हमने अभी देखा था कि फूड प्राइसेस तो पहले ही डबल हो रखे हैं, ऊपर से अब तो क्रॉप भी फेल हो गई। तो अब क्या होगा? अब हो गए शॉर्टेज ऑफ फूड, लोगों को खाना नहीं मिलेगा। फेमाइन यानी कि सूखा पड़ गया। एपिडेमिक चल रहा था। एपिडेमिक मतलब जैसे कोरोना पैंडेमिक है क्योंकि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एपिडेमिक का मतलब होता है एक ऐसा वायरस हम कह सकते हैं जो कि एक सीमित एरिया तक जो है फैला हुआ है। एंड इस एपिडेमिक के दौरान हमने जो है अपने 120 से 130 लाख लोगों को खोया है। इतनी मुसीबत की घड़ी में हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे कि काश हमारा एक अच्छा लीडर होता जो कि हमें अच्छे से समझाता कि इस तरह से अगर हम ये काम करेंगे तो कुछ इस तरह का हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। लोग जो थे चाहते थे एक अच्छा और नया लीडर। एंड उनकी ख्वाहिश हो गई पूरी क्योंकि आए हमारे फिर महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जो थे वो जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए थे। अब वो साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे? साउथ अफ्रीका में हमें पता है, इंग्लिश में चैप्टर पढ़ के आए हैं नेल्सन मंडेला वाला। तो नेल्सन मंडेला के चैप्टर में हमने पढ़ा था अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड की वजह से वो वहाँ पे थे, बट जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनके देश के लोगों को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है तो वो वापस आ गए। एंड वो अपने साथ एक आइडिया लाए लोगों के आज़ाद होने का, एंड वो था हमारा सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब सत्य से तो आपको ट्रुथ पता चल ही रहा है, यानी कि सच के लिए लड़ना, सच के साथ होना, सच के लिए लड़ना, बिना मार पिटाई के लड़ना, उसे हम कहते हैं सत्याग्रह। तो चलिए अभी सत्याग्रह का नाम लिया ही है तो एक बार इसको भी जान लेते क्या होता है। सत्याग्रह की बात करते हैं। सत्याग्रह का मतलब तो मैंने अभी आपको बताया कि सच के लिए लड़ना, सच के साथ होना। क्योंकि अब सत्याग्रही क्यों? क्योंकि गांधी जी जो थे उनका मानना ये था कि किसी तरह की मार पिटाई करने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता है।
तो उनका बस यही मानना था कि नॉन वायलेंस की वजह से ही हर चीज़ हो सकती है, वायलेंस की वजह से कुछ नहीं हो सकता है। नॉन वायलेंस की वजह से हम इंडियंस को जो है यूनाइट कर सकते हैं, देशवासियों को एक साथ ला सकते हैं, उनमें एकता बढ़ा सकते हैं, बट वायलेंस से नहीं, मार पिटाई से किसी को भी कुछ भी हासिल नहीं होता है। ऐसे नोबल थॉट्स थे हमारे गांधी जी के। अब जो हमारे गांधी जी थे सत्याग्रह का आइडिया लाए थे, तो उन्होंने 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह भी किए थे। पहला है हमारा चंपारण वाला सत्याग्रह, दूसरा हमारा अहमदाबाद सत्याग्रह एंड तीसरा हमारा खेड़ा सत्याग्रह। अब ये जो दोनों हैं, ये चंपारण वाला तो हमारा बिहार का है एंड खेड़ा हमारा गुजरात का है, अहमदाबाद भी गुजरात का ही है। ये चंपारण और जो हमारा खेड़ा था, ये दोनों हुए थे हमारे 1917 में। मतलब चंपारण वाला तो 1916 में ही चल रहा था, बट गांधी जी 1917 में वहाँ पे पहुँचे थे जब वो भ्रमण कर रहे थे। एंड जो हमारा अहमदाबाद वाला था, ये हुआ था हमारा 1918 में। सो याद कर लेना, ईयर आपसे पूछे जा सकते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं हर एक हमारे सत्याग्रह को। सबसे पहले बात करें हम चंपारण वाले सत्याग्रह की। चंपारण का है हमारा बिहार में, 1916 में चल रहा था, वो लोग खुद कर रहे थे, बट 1917 में हमारे गांधी जी पहुँचे थे भ्रमण के दौरान, जब वो पूरा इंडिया घूम रहे थे। सो ये जो था हमारे इंडिगो फार्मर्स ने लॉन्च किया था। इंडिगो फार्मर्स मतलब नील की खेती करने वाले किसान। अब वो जो थे वो चाहते थे कि वो इंडिगो की खेती ना करें, क्योंकि ब्रिटिशर जो थे उनसे ज़बरदस्ती जो है इंडिगो की खेती करवाते थे। ऐसा वो क्यों चाहते थे कि वो इंडिगो की खेती ना करें? क्योंकि इंडिगो की खेती करने से, यानी कि नील की खेती करने से, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो 2-3 साल के लिए मतलब ख़राब हो जाती है। सो अगर 2-3 साल फिर किसान क्या करेगा? सो इसीलिए उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि आप जो है हमारे सॉर्ट आउट कराओ। तो जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने पीजेंट्स की बात सुनी एंड उन्होंने एक सत्याग्रह किया, एंड वो सत्याग्रह हो गया था हमारा सक्सेसफुल। अब बात करते हैं हम हमारे खेड़ा वाले सत्याग्रह की, गुजरात में जो हुआ था, 1917 की बात है। सो ये जो है ये भी हमारे पीजेंट्स के लिए हुआ था, एंड उन पीजेंट्स के लिए हुआ था जिन्होंने क्रॉप फेलियर्स आते हैं, यानी कि जिनकी फसलें जो थी वो नष्ट हो गई थी। अब वो चाहे क्लाइमेट के कारण हो, वेदर के कारण हो, या फिर एपिडेमिक के कारण हो। सो जिनकी ये इस तरह से जिनको ये फेस करना पड़ा था, तो लोगों ने गांधी जी से कहा कि अगर उनकी क्रॉप ही फेल हो गई, यानी उनकी क्रॉप नष्ट हो गई, उनका जहाँ से इनकम आनी थी वो तो अब रास्ता बंद हो चुका है, क्रॉप फेल हो गई है, तो अब वो जो टैक्स उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है, वो जो रिवेन्यू उन्हें देना है, अब वो कैसे देंगे? क्योंकि उनके पास इनकम का कोई साधन नहीं रहा है अब। तो गांधी जी ने इस बात को उनकी सुना एंड उन्होंने एक सत्याग्रह किया, एंड ये सत्याग्रह भी हो गया हमारा सक्सेसफुल, जिसके बाद ये जो रिवेन्यू पे करना था इसको माफ़ कर दिया गया हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब चलते हैं अपने तीसरे सत्याग्रह की तरफ, जो कि हमारा 1918 में हुआ था, एंड ये हुआ था हमारा अहमदाबाद में, गुजरात। सो ये अकेला ऐसा सत्याग्रह था जो कि कॉटन मिल वर्कर्स के लिए हुआ था। इसमें अब हमने पढ़ा था कि फसलें ख़राब हो गई थी, है ना, हमने अभी पढ़ा कि फसलें ख़राब हो गई थी। फसलें ख़राब हो गई यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो अब मिलेगा कम कम मिलेगा, तो यानी कि उसके प्राइसेस होंगे काफ़ी ज़्यादा। तो अगर प्राइसेस ज़्यादा हैं तो हमारे वेजेस भी तो ज़्यादा होने चाहिए, जिससे कि हम उन्हें खरीद सकें। तो यही चाहते थे हमारे कॉटन मिल वर्कर्स। उन्होंने गांधी जी से कहा कि गांधी जी, हमें अगर रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं तो वो तो इतने महंगे हैं, एंड इतने महंगे हैं तो हमारे वेजेस को भी तो इंक्रीज़ करवाओ। तो उन्होंने उनकी बात सुनी, उन्होंने एक सत्याग्रह किया, एंड ये सत्याग्रह भी हुआ हमारा सक्सेसफुल। एंड इसके बाद उन्हें 30% का इंक्रीमेंट जो है उनकी वेजेस में देखने को मिला था। अब बात करते हैं हम रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट क्या है? ये हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किया हुआ एक एक्ट है। किसने पास किया था? हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसने इसको जो है पास किया था 1919 में। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे इंडियन मेंबर्स भी थे, एंड ये एक्ट जो था काफ़ी ज़्यादा बुरा था। बुरा क्यों था मैं अभी आपको बताऊंगी, बट उससे पहले जान लीजिए कि इसमें हमारे कुछ इंडियन मेंबर्स भी थे। एंड ये एक्ट का काम क्या था? ये जो हम वहाँ की किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट है उसको इतनी पावर देती है कि वो बिना किसी को उसका जुर्म बताए, बिना उसकी गलती बताए जाए उसको अरेस्ट कर सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकता है, बिना किसी ट्रायल के, यानी कि बिना कोर्ट ले जाए, बिना कचहरी ले जाए जो है उन्हें 2 साल के लिए वो जेल में डाल सकते हैं। सो इस तरह की बेकार और भद्दी पावर जो थी हमारे गवर्नमेंट को दी गई थी। एंड हमारे जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने इसका अपोज भी किया था कि इस तरह का एक्ट पास मत कीजिए। अब रॉलेट एक्ट आया है, इतनी भद्दी भद्दी चीज़ें लेके आया है अपने साथ, तो गांधी जी अब क्या वो चुप बैठेंगे?
जी नहीं, उन्होंने फिर से एक सत्याग्रह किया। तो उन्होंने कहा, देश से गुहार लगाई उन्होंने कि 6 अप्रैल 1919 को वो एक हड़ताल जो है लॉन्च करेंगे। वो छोटी मोटी हड़ताल नहीं होगी, उसमें पूरे देश के लोग जो हैं शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम रैलीज जो हैं ऑर्गेनाइज करेंगे, शहर शहर में हम रैलीज निकलवाएंगे, जो रेलवे हैं उनको शट डाउन करवा देंगे, शॉप्स जो हैं उनको बंद करवा देंगे। एंड अब हमने देखा कि गांधी जी जो हैं वो तो अपने देशवासियों के साथ बैठे हैं हड़ताल पर। अब हमारे जो एक पर्सन आते हैं जो कि है हमारे जनरल डायर। ये जो हमारे जनरल डायर हैं, इनको जो है देख के लगता है कि गांधी जी कितने पावरफुल हैं, मतलब इनके पास कितनी पावर है कि 3 सत्याग्रह कर दिए, वो भी इनके अच्छे से सक्सेसफुल हो गए। मतलब इनके पास कुछ तरह की तो पावर है कि अब ये कहीं इस सत्याग्रह में भी जो है सक्सेसफुल ना हो जाए। उसको इस तरह का डर लगने लगा। तो उसने जो है एक तरह का लॉ पास कर दिया जिसको हम कहते हैं मार्शियल लॉ। मार्शियल लॉ क्या होता है? मार्शियल लॉ जो है एक तरह का कर्फ्यू होता है जिसमें किसी भी तरह का झुंड बनाने से जो है पुलिस जो है लोगों को मारने लगती है। मतलब कहते हैं ना, लाठी चार्ज कर दिया, उस तरह के जो कंडीशंस है वो वहाँ पे देखने को मिलने लगती है। तो चलिए अब पढ़ते हैं मार्शियल लॉ के बारे में। अब हमने पढ़ा कि मार्शियल लॉ तो इम्पोज हो चुका था, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारी 13 अप्रैल 1919 की, जो कि जिस दिन हुआ था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। इंग्लिश में कहे तो जलियांवाला बाग मैसेक्रे। एंड एक ऐसा हत्याकांड था जिसके सोचने से भी जो है हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है, हमारा दिल जो है दहकने लगता है। चलिए इसी की बात करते हैं। तो मार्शल लॉ इम्पोज हुआ है, यानी कि कर्फ्यू लगाया, किसी को झुंड नहीं बनाना। बट लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना कि उन्हें कर्फ्यू लगा है, इस तरह का कोई लॉ इम्पोज किया है। उन्होंने लॉ इम्पोज किया बट किसी को बताया नहीं कि लॉ जो है इम्पोज हुआ है। तो हमारे जब लोगों को पता ही नहीं है तो वो तो अच्छा, बैसाखी वाला दिन था एंड वो हमारे आ गए जलियांवाला बाग। अमृतसर में एक बाग है जलियांवाला बाग, वहाँ पे वो आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ लोग जो थे वो तो बैसाखी बनाने आए थे एंड कुछ जो थे हमारे प्रोटेस्टेंट लोग थे जो कि अपने आइडिया जो थे एक दूसरे के साथ शेयर करने आए थे। किसी को पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ जो है इम्पोज हुआ है। तो हमारे जो डायर भाई साहब थे वो आए और उन्होंने जितने भी एग्जिट पॉइंट्स थे उनको बंद कर दिया। गलत बात है, उसने सारे एग्जिट पॉइंट जो थे बंद कर दिए एंड उसने वहाँ पे जितने लोग थे उनसे कहा कि भागना है तो भाग लो, नहीं भागना है तो मत भागो, मैं तो फायरिंग शुरू कर रहा हूँ। एंड उसने फायरिंग शुरू कर दी एंड हमारे बहुत सारे भाई बहन जो थे, उसमें बच्चे भी आते हैं, बहुत से बूढ़े जवान आदमी औरत हर तरह के लोग जो थे एंड बहुत सारे लोग जो थे हमारे मारे गए। 300-400 मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर डाइड, उनको मार दिया गया। एंड डायर जो था उसका तो कहना ही यही था कि मेरा तो मकसद ही यही था कि मैं लोगों के अंदर जो है एक मॉरल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करूं, उनके दिमाग में जो है वो जो सत्याग्रहीज है ना, उनके दिमाग में आतंक की, मेरे प्रति एक आतंक की भावना जो है उसको जो है प्रोड्यूस कर दूं। डर होना चाहिए उनके अंदर मेरे नाम का। अब बात करते हैं मैसेक्रे के बाद की, हत्याकांड के बाद की। अब इतने सारे लोग जो हैं हमारे मर गए, इतने सारे लोगों को उन्होंने मतलब बिना बताए कि इस तरह का लॉ इम्पोज हुआ है, उन्होंने इतने सारे लोगों को मार दिया। तो क्या अब हमारे देशवासी चुप बैठने वाले थे? जी नहीं। उनके जो है पुलिस के साथ काफ़ी ज़्यादा झगड़े होने लगे, अनबन होने लगी, झड़प होने लगी पुलिस और हमारे लोगों के बीच में। जो गवर्नमेंट थी वो भी उनको रिप्रेस करने वाला काम तो हमारी गवर्नमेंट हमेशा से, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो तो करती ही आई है। एंड उसने हमारे जो सत्याग्रही थे उनको किस तरीके से रिप्रेस किया वो भी सुनिए। जो हमारे सत्याग्रही थे उनसे कहा जाता था कि वो अपनी नाक रगड़े ज़मीन पे, एंड ये गलत बात है। तो जो हमारे महात्मा गांधी थे उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग जो है मारे गए, तो उन्होंने जो है इस मूवमेंट को यहीं पे रोक दिया। सो अब जो हमारे गांधी जी हैं उन्होंने मूवमेंट को तो रोक दिया, तो इसके बाद जो है उन्होंने कुछ और आइडिया लाने का सोचा, तो इसलिए वो थोड़े टाइम के लिए डीप थिंकिंग में चले गए, यानी कि बहुत सोच विचार में चले गए कि अब कुछ अच्छा आइडिया लेके आऊँगा जिससे कि हम आज़ाद हो पाएँ, हमें स्वराज मिल पाए। तो अब हमने देखा कि गांधी जी तो चले गए हमारी डीप थिंकिंग में। अब हम थोड़ा सा ना पीछे जाते हैं। हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ब्रिटेन वाली जितनी कंट्रीज थी यानी यूरोप वाली जितनी कंट्रीज थी बेसिकली वो जीत गई थी, यानी कि एक अपोनेंट ग्रुप भी होगा ना जिससे जीती। तो जो उस अपोनेंट ग्रुप के अंदर कंट्रीज थे ना उनको सप्रेस करना, उनको रिप्रेस करना स्टार्ट कर दिया हमारे ब्रिटेन वाले लोगों ने। हमारा जो ऑटोमन एम्पायर था जिसको हम टर्की के नाम से जानते हैं, वहाँ पे एक पीस ट्रीटी का नाम का कुछ आया, जो कि पीस तो उसमें कहीं था ही नहीं, बहुत ही बेकार सा ट्रीटी था। एंड इसमें
जो हमारे एक स्पिरिचुअल हेड थे, इस्लाम धर्म के एक स्पिरिचुअल हेड थे जो कि थे हमारे खलीफा, उनको जो है वहाँ के ब्रिटेन के लोगों ने तंग करना स्टार्ट कर दिया। सब अकेले लीडर हैं इस्लाम धर्म के, तो हमारे जितने भी इस्लामिक भाई बंधु हैं उनको तो गुस्सा आना ही आना है, तो उनको जो है गुस्सा आया। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे गांधी जी थे उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना वो इस खिलाफत इशू का थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हुए हिंदू और मुस्लिम जो लोग हैं उनको साथ में लेके आए, जिससे कि उन्हें स्वराज मिल सके एंड जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको भी उनके प्रॉब्लम का हल मिल सके। तो अब बात करते हैं हम खिलाफत कमेटी की। ये हमारी बॉम्बे मार्च में 1919 में बनी थी, जिसमें खलीफा को जो है परेशान ना किए जाना, इस तरीके का कुछ देखने को हमें मिला था। एंड इसके लीडर्स थे हमारे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिनके साथ जो हमारे गांधी जी थे वो डिस्कस कर रहे थे कि वो हिंदू और मुस्लिम को साथ ला के जो है उन्हें भी उनका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवाना चाहते हैं, अपने आप को भी स्वराज दिलाना चाहते हैं। सो अब इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।